नमस्ते। वेलकम टू सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 2 फरवरी 2024 एंड लाइक एवरीडे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। रिसेंटली इंडिया का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस न्यूज में बना हुआ है, बिकॉज इंडिया पूरी तरह से तैयार है कि वो फिलीपींस में इस मिसाइल का एक्सपोर्ट अब शुरू करे। और इस सीक्वेंस में सबसे पहला काम होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ग्राउंड सिस्टम को फिलीपींस में एक्सपोर्ट करना, फिर उसके बाद पूरा मिसाइल के सिस्टम को वहाँ इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा। इस मिसाइल से रिलेटेड पहला फैक्ट यही है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है। तो सुपरसोनिक किसे कहते हैं? देखो, साउंड के स्पीड से अधिक स्पीड जिस भी व्हीकल का होगा, जिस भी एयरक्राफ्ट मिसाइल का होगा, उसे हम सुपरसोनिक कहेंगे। और साउंड के स्पीड के आसपास जो स्पीड होती है, फॉर एग्जांपल 0.8 मैक से लेकर 1.2 मैक तक के स्पीड वाले को हम सबसोनिक एयरक्राफ्ट या सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। 1.2 मैक से जिसका स्पीड अधिक हो गया उसे हम सुपरसोनिक मिसाइल या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कहते हैं। मैक क्या होता है? साउंड के स्पीड को मैक कहते हैं। एक मैक बराबर होता है 1235 किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकेंड में बात करें तो 343 मीटर पर सेकेंड, 767 माइल पर आवर, 667 किलो नॉट्स, 1125 फीट पर सेकेंड। ये एक मैक को अलग अलग यूनिट्स में आपको बताया गया है। आप 1235 किलोमीटर पर आवर याद रखें तो भी आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल क्या होता है। तो पहले समझो आईसीबीएम क्या होता है। ये जो अग्नि मिसाइल है ना इंडिया का, वो आईसीबीएम है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो क्रूज मिसाइल है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पहले से जानते हैं तो स्किप करो इस पार्ट को वीडियो का, और नहीं जानते हैं तो ठीक से देखो। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो रॉकेट के प्रिंसिपल पर काम करता है, उसे रॉकेट की तरह लॉन्च कर दिया जाता है। ये जो अग्नि मिसाइल है असल में ये एक रॉकेट है। ये जो रॉकेट होता है जब ये चंद्रयान लेकर जाता है तो इसके यहाँ टिप पॉइंट पर चंद्रयान रहता है, आपने देखा होगा इमेज में, और नीचे इसका पूरा बूस्टर लगा होता है, पूरा का पूरा प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है, अलग अलग लेवल का लेयर का यहाँ फ्यूल भरा हुआ रहता है, और ये जो पार्ट होता है इसमें चंद्रयान हमारा जाता है। लेकिन इसी को जब हम अग्नि के रूप में यूज करेंगे तो यहीं हमारा पूरा का पूरा वेपन, पूरा बारूद, न्यूक्लियर वेपन या जो भी होगा वो यहाँ भरा हुआ होगा, और नीचे बिल्कुल रॉकेट की तरह उसे यूज करेंगे। तो एक बार उसे लॉन्च कर दिया जाएगा, ये सीधे चले जाएगा स्पेस में, और यहाँ पर जाने के बाद हम उसे इस तरह से लॉन्च करते हैं कि पिन पॉइंट वो टारगेट पर आकर गिरे। टारगेट हमारा यहाँ है तो लॉन्च उसको हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे, और एक बार हमने इसे लॉन्च कर दिया तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। अब ये ग्रेविटी के रूल के अकॉर्डिंग ही जाएगा और फिर स्पेस से घूमकर आते हुए इस जगह यहाँ आकर अपने टारगेट को हिट करेगा। यहाँ मज़े की बात यह है कि इसका रडार इसे इसी जगह पर इंटरसेप्ट कर लेगा। इसका रडार इसके सिग्नल को यहीं कैच कर लेगा कि हमारे तरफ मिसाइल आ रहा है। हालांकि बहुत कम समय होगा क्योंकि रॉकेट का स्पीड आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी से ये ऊपर जाता है। ये आईसीबीएम की बात हो रही है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है। हम क्रूज मिसाइल पर अभी नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसे रॉकेट के स्पीड से भेजा गया है, और जब इसे पता चलता है कि ये आ रहा है, हो सकता है ये एंटी मिसाइल सिस्टम लगा के रखे, अपना एंटी डिफेंस सिस्टम रखे और इस आईसीबीएम को हवा में ही ख़त्म कर दे, लेकिन उसका भी टाइम इससे बहुत कम मिलने वाला है और ये आईसीबीएम आकर के हिट करेगा इसे। तो यहाँ हमारी ये प्रॉब्लम है आईसीबीएम को लॉन्च करने में कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसे लॉन्च कर सकते हैं, एंड दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक बार लॉन्च करने के बाद हमारा इसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। वहीं अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो उसमें ऐसी बात नहीं होती है। ये जो रेड कर्व आपको दिखाया गया ना, ये क्रूज मिसाइल का पाथ है। इसी पॉइंट पर अगर क्रूज मिसाइल को जाना रहेगा तो वो लैंड सरफेस से, यानी कि ज़मीन से इस तरह का हाइट मेंटेन करते हुए, 30 किलोमीटर का एल्टीट्यूड मेंटेन करते हुए एक हाइट पर ही ये उड़ता हुआ जाएगा और फाइनली जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा। इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये रॉकेट टेक्नोलॉजी पर चल रहा था, लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल होता है, ब्रह्मोस तो रैमजेट क्रूज मिसाइल है, स्क्रैमजेट नहीं है, रैमजेट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस का जो रैमजेट क्रूज मिसाइल है
ये इसमें टरबाइन लगे हुए हैं, इसमें जो सिस्टम होता है इसमें भी लिक्विड फ्यूल सिस्टम है, फिर सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। तो ये सारा सिस्टम जस्ट लाइक ए सुपरसोनिक विमान जिस तरह से उड़ता है उस तरह से इसे बनाया गया है, और ये क्रूज मिसाइल की तरह उड़ेगा। और इसे इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये इस जगह पर इंटरसेप्ट हो पाएगा, और तब तक में बहुत कम समय रहेगा इसके पास इसे रोकने के लिए। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर में ही लोकेट हो जाता है, इसका रडार कैच कर लेता है, लेकिन क्रूज मिसाइल को कैच करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये ज़मीन से बहुत ही कम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उड़ता है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल 1 मीटर के 1 मीटर के रेडियस के अंदर ही जाकर के, यानी कि अगर हमने पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक चौक को हमने लॉक कर दिया है क्रूज मिसाइल में, तो क्रूज मिसाइल ज़मीन के साथ अपना एक एल्टीट्यूड मेंटेन करते हुए उड़ता हुआ जाएगा, और जो पॉइंट हमने मैप पर लॉक किया है, जो कोऑर्डिनेट्स हमने उसे दिए हैं, उससे 1 मीटर का फेल्योर हो सकता है, 1 मीटर का एरर इसे कहा जाता है। एरर इसमें 1 मीटर का आएगा, लेकिन जाकर वहीं पर फटेगा, वहीं ब्लास्ट होगा, और जो हमारा टारगेट होता है उसको अच्छे से हिट करता है। ये क्रूज मिसाइल की खासियत है। एक और मिसाइल का टाइप है बूस्ट ग्लाइड मिसाइल। यही समझ लो कि क्रूज मिसाइल से थोड़ा एक अपर वर्जन है ग्लाइड मिसाइल। ये 100 किलोमीटर का एल्टीट्यूड लेकर उड़ता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल जो सुपरसोनिक स्पीड है, अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ये 2.8 मैक या 3 मैक के स्पीड पर उड़ता है, लेकिन ग्लाइड मिसाइल जो होता है ये क्रूज मिसाइल के ही जैसा होता है, लेकिन ये 5 मैक के स्पीड से भी उड़ता है। ये एक डिफरेंस था आईसीबीएम, क्रूज मिसाइल और ग्लाइड मिसाइल के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात फिर से करते हैं हम ब्रह्मोस के बारे में। तो इसे डेवलप किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा, ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया, नेम्ड आफ्टर द रिवर्स। इंडिया का रिवर है ब्रह्मपुत्र, बहुत ही माइटी रिवर है, एंड रशिया का रिवर है मोस्कवा। इन दोनों के नाम को मिक्स करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। ये एक 2 स्टेज मिसाइल है। पहले इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन काम करता है फर्स्ट स्टेज पर, और इसके बाद जब ये सुपरसोनिक स्पीड में आ जाता है तो फिर ये जो बूस्टर होता है सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर, वो इससे सेपरेट हो जाता है ताकि स्पीड में कोई कमी नहीं आए। फिर लिक्विड रैमजेट इंजन इसका स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज में। इससे मिसाइल को 3 मैक तक की स्पीड मिल जाती है क्रूज फेज में, और इसे मनूवर भी किया जा सकता है। मैक 2.8 तक का स्पीड ये गेन कर सकता है, नियरली 3 टाइम्स मोर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। और इसके लॉन्च करते समय इसका वेट होता है 2200 से 3000 kg, और एक्सटेंडेड रेंज 2022 में इसका सफल परीक्षण किया गया था अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो एक्सटेंडेड वर्जन की अगर बात करें तो ये 400 से 500 किलोमीटर तक के मैक्सिमम रेंज तक के टारगेट को हिट कर सकता है। एंड अभी इंडिया एंड रशिया दोनों इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये रेंज को बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक किया जाए, और आने वाले समय में हो सकता है 1500 किलोमीटर तक के रेंज पर भी काम होता रहे या काम होकर सफल भी हो जाए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर यह काम करता है। एक बार इसे फायर कर दिया गया तो टारगेट इसमें लॉक हो जाता है। ये मैप कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लॉक करके ये जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। क्रूजिंग एल्टीट्यूड होता है इसका 15 किलोमीटर, यानी कि ज़मीन से ये 15 किलोमीटर के हाइट पर ये उड़ता है, और टर्मिनल एल्टीट्यूड इसका 10 मीटर्स तक होता है, यानी कि अगर समुद्र के ऊपर जाएगा तो समुद्र सरफेस अगर यहाँ है तो बिल्कुल इसके ऊपर उड़ते उड़ते ये जाएगा, अपने टारगेट को हिट करेगा। कैरीज कन्वेंशनल वारहेड, जो 200 से 300 केजी का वारहेड होता है, ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी इक्विप्ड किया गया है। दैट मीन्स ये दुश्मन के रडार सिस्टम या सोनार सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट को पिन पॉइंट हिट कर सकता है। इसके कई सारे वर्जन हैं। अगर आप ब्रह्मोस को देखेंगे तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सबके यूज करने के लिए ब्रह्मोस का अलग अलग वर्जन है, और अलग अलग वर्जन में नेविगेशन सिस्टम भी अलग अलग है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस जब एक बार उड़ जाता है तो वो अपने टारगेट को जाकर हिट करता है। आप एक बार इसे फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये उड़ान भरता है। तो ये जब उड़ता है इसका एक नेविगेशन सिस्टम होता है जिसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है, INS, और ये उसी का यूज कर अपने टारगेट को हिट करता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, INS GPS है एक तरह का, फॉर यूज अगेंस्ट लैंड टारगेट्स, और शिप टारगेट के लिए ये INS का ही यूज करता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज करता है लैंड टारगेट्स के लिए। ब्रह्मोस से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, फ्लाइट सेलिंग 15 किलोमीटर, सी फ्लोर पर अगर ये बात करें तो 3 मीटर के हाइट पर भी उड़ सकता है, स्पीड 3 मैक का होता है, और
एयर प्लेटफॉर्म से जब इसे दागा जाता है तो 400 किलोमीटर का रेंज होता है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का यूज होता है जो इसे 1 मैक के स्पीड तक पहुंचा देता है, और सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल्ड रामजेट इंजन इसमें यूज होता है। रामजेट इंजन में देखो क्या होता है, इस तरफ से यहाँ पिन पॉइंट है, यहाँ एयर के लिए कुछ इनलेट बनाए जाते हैं, और ये जब सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है तो इस तरफ से एयर इसके अंदर जाता है, और एयर का मतलब ये है ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है तो अंदर यहाँ कंबशन बहुत तेज हो जाता है, और ये कंबशन जितना तेज होता है लिक्विड फ्यूल का उतना अधिक ये फास्ट भागता है। दैट्स वाई इसमें लिक्विड फ्यूल्ड रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और मैक है, इसमें मैक 3 स्पीड है, ऑब्वियसली मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। एंड सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल, आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर यानी जीएसटी के अंडर एक प्रोविजन एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस काफ़ी न्यूज में रहा था, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था कि ये प्रोविज़न अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है और ये कहा है कि हर तरह से ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है, लीगली वैलिड है ये। तो क्या होता है एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस और ये जीएसटी के अंदर कैसे वैलिड है, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस अंडर द जीएसटी। पहला स्टेटमेंट है, अंडर दीज प्रोविजंस इट इज इलीगल फॉर अ बिजनेस टू नॉट पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी रेट बेनिफिट्स टू द एंड कंज्यूमर। इसका सार ऐसे समझा देता हूँ कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण या जीएसटी रेट में किसी तरह के डिक्रीज के कारण बिजनेसमैन को या कंपनी को कोई फ़ायदा होता है तो वो उसे एंड कंज्यूमर तक भी पहुंचाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट के खरीदने पर कंज्यूमर को भी पैसे कम लगने चाहिए, सर्विस के खरीदने पर कंज्यूमर को भी पैसे कम लगने चाहिए अगर कंपनी को जीएसटी रेट के कारण किसी तरह का प्रॉफिट हुआ है, और अगर कंपनी ऐसा नहीं करता है तो इसे इलीगल माना जाएगा। ये इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का एक सार ऐसा ही है, समझ लो। दूसरा स्टेटमेंट है, जीएसटी काउंसिल हैज़ द पावर टू डिटरमाइन द मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ टैक्सेबल पर्सन इज इंगेजिंग इन इलीगल प्रॉफिटियरिंग। सो ये दो स्टेटमेंट हैं, 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। अब आइए जीएसटी के अंडर इस प्रोविजन दैट इज एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस के डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। याद रखना, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, कंपनी हो, अगर उसे जीएसटी रेट में रिडक्शन के कारण या इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण किसी भी तरह का बेनिफिट होता है तो ये बेनिफिट उसे अपने एंड कंज्यूमर तक पास ऑन करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो ये इलीगल माना जाएगा, और ये माना जाता है कि दैट बिजनेसमैन और दैट कंपनी इज इंडल्जिंग इन इलीगल प्रॉफिटियरिंग। ये सारे रूल्स मेंशन किए गए हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स 2017 में, और जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 171 में एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स को डिफाइन किया गया है, जिसका साफ साफ एक मैंडेट है कि किसी भी बिजनेस एंटिटी को कम जीएसटी होने के कारण एक्सेसिव प्रॉफिट होने से रोकना, जो भी प्रॉफिट हो वो एंड कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र हो पाए। आपको पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण या फिर जीएसटी काउंसिल कभी कभी जीएसटी टैक्स स्लैब को नीचे करती है, ऊपर करती है, तो जब ऊपर करती है जीएसटी टैक्स स्लैब को तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा ही देती है, प्राइस को बढ़ा ही देती है, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल टैक्स स्लैब में कुछ छूट देती है तो कंपनी इसका बेनिफिट एंड कंज्यूमर तक पास ऑन होने नहीं देते हैं। तो उस पर नज़र रखने के लिए, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इस रूल को लाया गया था। याद रखना, गवर्नमेंट ने नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी भी क्रिएट किया है, जिसका काम है जो भी रजिस्टर्ड पर्सनस हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सनस हैं, अगर वो इलीगल प्रॉफिटियरिंग करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का पूरा पावर है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पास। इसके अलावा नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पास ये पावर भी है कि वो मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर को डिटरमाइन कर सके, जिससे यह पता चले, ये कंफर्म हो सके कि कोई भी पर्सन या कंपनी इलीगल प्रॉफिटियरिंग में इंगेज्ड है या नहीं। तो एनएए हम समझ सकते हैं कि बहुत पावरफुल बॉडी हो जाती है। अब आइए एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के वर्किंग प्रोसेस पर बात करते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी या इंडिविजुअल जिसके पास एक इन्फॉर्मेशन है या उसे ऐसा विश्वास है कि जीएसटी के अंदर कोई टैक्सेबल पर्सन या बिजनेसमैन या बिजनेस कंपनी किसी भी तरह का इलीगल प्रॉफिटियरिंग कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज जीएसटी रेट, तो फिर ये इंफॉर्मेशन या कंप्लेन वो लोकल स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाकर कर सकता है।
लोकल स्क्रीनिंग कमेटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, जीएसटी का ही एक पार्ट होता है ये, आपको पता होना चाहिए। जीएसटी अभी जो कंट्री में चल रहा है इंडिया में, तो उसमें दो पार्ट हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है। तो ये लोकल स्क्रीनिंग कमेटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। सबसे पहले वो ये देखेगी कि इस इंटरेस्टेड पार्टी ने जो भी कंप्लेन दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, उसकी क्या मेरिट है। अगर उसे लगता है कि इंफॉर्मेशन कंटेंस मेरिट, तो फिर ये इंफॉर्मेशन या कंप्लेन को ये लोकल स्क्रीनिंग कमेटी फॉरवर्ड कर देती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एंटी प्रॉफिटियरिंग के पास, जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही तरफ से जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं, और वो फिर इस इंफॉर्मेशन को, मेरिट को आगे देखते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं, सच में इंफॉर्मेशन में बहुत मेरिट है और टैक्सेबल पर्सन इलीगल प्रॉफिटियरिंग में पूरी तरह से इंगेज है, तो फिर ये जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर का ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन एंटी प्रॉफिटियरिंग है, ये इस केस को फॉरवर्ड कर देंगे, रेफर कर देंगे डायरेक्टर जनरल ऑन सेफ गार्ड्स फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखना, ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड्स है, ये एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का एक इम्पॉर्टेंट बॉडी होता है। फाइनली ये इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर नोटिसेस इशू किया जाता है सभी पार्टी के द्वारा, फिर और 6 महीना 3 महीना इस तरह से कुछ रिपोर्ट पब्लिश होता है। फाइनली फिर क्या होता है कि एक ऑर्डर दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा कि या तो प्राइसेस में रिडक्शन किया जाए, जो भी कंज्यूमर है उनको रिटर्न किया जाए जो भी उनका बेनिफिट है, या पेनल्टी इम्पोज किया जाए उस बिजनेसमैन के ऊपर। इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन तक भी बात जा सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एंटी प्रॉफिटियरिंग का, आपको समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन हमने शुरू में किया था, उसमें पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। वो जब मैंने आपको समझाया था तभी आपको क्लियर हो गया था कि ये पहला स्टेटमेंट तो एक्चुअली डेफिनेशन ही है एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजन का। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ जीएसटी काउंसिल नहीं होगा, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर को डिटरमाइन कर सके, जिससे कोई भी टैक्सेबल पर्सन इलीगल प्रॉफिटियरिंग में इंगेज है या नहीं, इसे डिटरमाइन किया जा सके। दैट्स वाई वन ओनली इज ट्रू, सेकेंड इज नॉट ट्रू। रिसेंटली एल्ट इंडेक्स के एक नए रिपोर्ट में यह प्रिडिक्ट किया गया है कि 2026 तक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज जेनरेटिव एआई, एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन जाएगा $100 बिलियन तक का। इससे पहले ब्लूमबर्ग ने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि बाय 2032 एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन जाएगा। तो इस तरह का प्रिडिक्शन किया जा रहा है। टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि हाउ डज जेनरेटिव एआई डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल एआई सिस्टम्स। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, पॉज कर देख लो। अगर राइट आंसर जानते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन का राइट आंसर छुपा हुआ है टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जेनरेटिव एआई क्या होता है। तो जेनरेटिव एआई एक तरह का ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियोज, इमेजेज, ऑडियो, इस तरह से कुछ प्रोडक्शन करते हैं खुद से ये। फॉर एग्जाम्पल आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अच्छे से एक पैराग्राफ में आपको आंसर लिख कर दे देता है, और उस पैराग्राफ से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। आप चाहें तो उससे कोडिंग तक करवा सकते हैं, आप उससे सॉफ्टवेयर तक बनवा सकते हैं, आप चैट जीपीटी की मदद से अपने वेबसाइट की डिजाइनिंग तक कर सकते हैं। तो यहाँ जेनरेटिव एआई को समझने के लिए थोड़ा सा रिवर्स पर हम चलते हैं। देखो, तुम्हारे कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई पिक्चर सेव है, या फिर कोई ऑडियो या वीडियो, या फिर MS एक्सेल या MS वर्ड के फॉर्मेट में किसी भी तरह का टेक्स्ट अगर सेव्ड है, तो वो कंप्यूटर जो रखता है, कंप्यूटर में जो वो डाटा रहता है, वो उस तरह से नहीं रहता है जिस तरह से आपने रखा है। कंप्यूटर उसे एल्गोरिदम के फॉर्मेट में रखता है। एल्गोरिदम कुछ इस तरह का आपको दिखता है, तो एल्गोरिदम का फॉर्मेट में वो रखता है। अगर आपने जावा, पाइथन, HTML या वेब डिजाइनिंग कुछ भी सीख कर रखा है तो आपको पता होगा कि इस तरह से एल्गोरिदम होते हैं जिसमें डाटा को रखे जाते हैं। अब जब इतना आपको पता है तो फिर अब बात करते हैं हम मशीन लर्निंग पर। तो मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सिस्टम खुद से पैटर्न्स को सीखता है, और जो भी डाटा सेट होता है, ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड कंटेंट का जो भी डाटा सेट है, जो भी एल्गोरिदम है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसको अच्छे से स्टडी करता है। ये काम मशीन करता है, याद रखना। और यहाँ मशीन की फुल ट्रेनिंग होती है। तो एक्चुअली यहाँ
ह्यूमंस के द्वारा जो भी क्रिएटेड कंटेंट है उसके अंदर एल्गोरिदम का क्या पैटर्न है और ह्यूमंस उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन सारी बातों की ट्रेनिंग के बाद, ये सारी जो ट्रेनिंग होती है मशीन की, उसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। यहाँ मशीन से मेरा मीनिंग है सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर एक्चुअली मिलियंस ऑफ डाटा सेट के ऊपर खुद को ट्रेनिंग देता है, खुद को ट्रेन करता है। इन सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाया जाता है कि मिलियंस ऑफ डाटा सेट जो ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट हैं उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर खुद को ट्रेन कर सके, खुद को ट्रेनिंग दे सके। यहाँ सॉफ्टवेयर की ये ट्रेनिंग होती है कि इन डाटा सेट की एल्गोरिदम क्या है और इसके साथ ह्यूमंस का क्या इंटरेक्शन है। तो यहाँ मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स के ऊपर ये सॉफ्टवेयर खुद को ट्रेन करता है और ट्रेन करते करते इस सॉफ्टवेयर में एक टाइम में इतनी एबिलिटी आ जाती है कि उन लर्नड पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, उन लर्नड पैटर्न्स के जो पहले से इस सॉफ्टवेयर ने लर्न कर रखा है, उन पैटर्न्स के बेसिस पर ये न्यू कंटेंट जनरेट कर सकता है। एंड दैट एबिलिटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड जेनरेटिव एआई। जिस दिन ये एबिलिटी इस सॉफ्टवेयर में आ जाती है कि ये नए कंटेंट बनाने के लिए खुद से एल्गोरिदम जनरेट कर सकता है या न्यू कंटेंट बनाकर दे सकता है, उस दिन उस सॉफ्टवेयर को हम लोग जेनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर कहने लगते हैं। सो इसका बेसिक आपको मीनिंग यही पता रखना है कि जो भी एल्गोरिदम मैंने अभी आपको दिखाया, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर उन एल्गोरिदम को आपके मन मुताबिक, आप जैसा चाहें, आप अगर चाहें कि एक पिक्चर हो फ्लावर का, रेड फ्लावर हो लाइक रोज, तो फिर वो रोज़ कहीं दुनिया में एग्जिस्ट कर भी नहीं रहा है, फिर भी सिर्फ एल्गोरिदम के ज़रिए ये सॉफ्टवेयर उस रोज़ के पिक्चर को जनरेट कर रहा है। और कभी कभी आप चाहें कि नहीं वीडियो बना दो एक ऐसे रोज़ का जो हिल रहा है हवा में बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से, अगर ये सॉफ्टवेयर ठीक से समझ ले तो फिर वो ऐसे एल्गोरिदम को इकट्ठा करके इस तरह का एक वीडियो भी बनाकर आपको दे सकता है जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकता है। दैट एबिलिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर मेक्स इट जेनरेटिव एआई। अब देखो ट्रेडिशनल एआई के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल एआई सिर्फ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, जितने भी डाटा सेट हैं, ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट हैं, उन सब को रिकॉग्नाइज करता है और उसके आधार पर अपना प्रिडिक्शन देता है। फॉर एग्जांपल 2 क्रेडिट कार्ड अगर रखे गए हैं, एक डुप्लीकेट है एक ओरिजिनल है, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर ट्रेडिशनल एआई है तो वो कई सारे ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड्स को अच्छे से पहले अगर स्टडी किया है, उसके पैटर्न्स को देखा है, तो वो यहाँ पर फ़र्क स्थापित कर देगा। वो यहाँ जो डिस्टिंग्विशमेंट है वो कर देगा कि ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है। लेकिन इसके अलावा ट्रेडिशनल एआई में किसी भी तरह की जेनरेटिव क्वालिटी नहीं होती है, वो नए कंटेंट नहीं जनरेट कर सकता है। ट्रेडिशनल एआई में इस तरह से कहीं फ्रॉड पकड़ा जा सकता है, डुप्लीकेट को कैच किया जा सकता है, लेकिन ये न्यू कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता है। ड्राइवरलेस कार में ट्रेडिशनल एआई का यूज हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है ये जनरेटिव एआई और ट्रेडिशनल एआई के बारे में आपको पता चल गया होगा। हाल ही में रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जेलेंस्की, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। तो हर जगह जनरेटिव एआई का ही यूज किया गया था, जिसमें एल्गोरिदम के जरिए ऐसा वीडियो क्रिएट किया गया था जो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल के जैसा लगता था। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ये कितनी सारी बातें आपको बताई गई है। पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल्स की बात करें तो चैट जीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओपन एआई के अंडर बनाया गया है। एंड बार्ड को गूगल ने बनाया है। बार्ड का जो लैंग्वेज मॉडल है वो है लैम्बडा। ये आपको पूरा अच्छे से याद रहना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन जो टॉपिक के बिगिनिंग में आपसे पूछा गया था कि जेनरेटिव एआई डिफर करता है ट्रेडिशनल एआई से कैसे। तो जेनरेटिव एआई प्रोड्यूसेस न्यू कंटेंट रेदर देन मेकिंग प्रिडिक्शंस। तो यही बात मैंने अभी तुरंत आपको समझाया भी है कि मशीन लर्निंग के जरिए जेनरेटिव एआई न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकता है। और मशीन लर्निंग क्या होता है तो एक बार पॉज कर इसे ठीक से पढ़ लेना। मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर की अपनी एक एबिलिटी है जिससे ऑटोमेटिकली ये लर्न कर सकता है फ्रॉम डाटा एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप जब अमेजन खोलते हैं तो अगर आपने गूगल पर भी शूज़ सर्च किया है तो फिर आपको अमेजन पर तुरंत शूज़ के ही रिकमेंडेशन आने लगते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मशीन लर्निंग के थ्रू हो रही होती हैं। सो दैट वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली आईएनएस सुमित्रा न्यूज में था क्योंकि इंडियन नेवी ने आईएनएस सुमित्रा का यूज करते हुए 19 पाकिस्तानी क्रू यानी 19 पाकिस्तानी फिशरमैन को सोमालियन पायरेट से रेस्क्यू किया था। आपको पता होना चाहिए हाल ही में
कुछ पाकिस्तानी फिशरमैन को सोमालिया के डाकुओं ने, सोमालिया के पैरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। उनको किडनैप कर गल्फ ऑफ अडेन और सोमालिया के पास रखा था, कोस्ट के पास, ईस्टर्न कोस्ट के पास, और उसे इंडियन नेवी ने रेस्क्यू कर फ्री कराया है। तो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं आईएनएस सुमित्रा से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ द 4th एंड लास्ट सरयू क्लास पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी। ये इंडिजिनस डिजाइन पर बेस्ड है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था और इसे 2014 में कमीशन किया गया था, बेस्ड इन चेन्नई अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जैसे इसका यूज किया जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के सर्विलांस के लिए, एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ ऑफशोर एसेट्स एंड एस्कॉर्ट ऑपरेशंस, इन सब जगहों पर इसका यूज किया जाता है। प्रोपेल्ड बाय 2 डीजल इंजन, रेंज ऑफ 6500 नॉटिकल माइल्स, लेंथ है इसकी 105 मीटर्स की, ब्रेड्थ है 13 मीटर, इसकी डिस्प्लेसमेंट है 2200 टन्स, 25 नॉट तक का मैक्सिमम स्पीड ये अचीव कर सकता है, कैपेबल ऑफ इम्पार्किंग 1 ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर, रिजिड इनफ्लेटेबल फास्ट मोटर बोट्स से भी ये इक्विप्ड है। आई होप यू लाइक द टॉपिक। सेशन के इस पार्ट में हम कुछ स्पेसीज को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में न्यूज में बने हुए हैं कई कारणों से। तो स्टार्ट करते हैं स्लॉथ बियर से। स्लॉथ बियर हिंदी में आलसी भालू भी से आप कह सकते हैं। रिसेंटली कर्नाटका में ह्यूमन एंड स्लॉथ बियर के बीच कन्फ्रंटेशन देखने को मिला है, दैट्स वाई ये न्यूज में है। स्लॉथ बियर का साइंटिफिक नेम होता है मेलर्सस यर्सिनस। वर्ल्ड में बियर के 8 स्पेसीज हैं और उनमें से एक है स्लॉथ बियर। दे आर मैरमेकोफेगस। मैरमेकोफेगस ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो एंट, बग्स, टर्माइट्स ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट को चुन चुन कर खाते हैं, उन्हें मर्मेकोफेगस कहा जाता है। स्लॉथ बियर भी उनमें से एक है। जब भी ये खाना अपना खा लेता है, जनरली ये फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स यही सब खा के जिंदा रहता है, लेकिन फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी खा लेने के बाद इन्हें बग्स, टर्माइट्स, एंट्स ये सब चुन चुन कर खाना बहुत पसंद है। अपीयरेंस की बात करो तो इनके पास लॉन्ग, शैगी, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का फर होता है, लंबे लंबे बाल इस तरह से निकले हुए होते हैं और कर्व्ड क्लाउज होते हैं। और दुनिया में जितने भी बियर स्पेसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा होता है। ये बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कह रहा हूँ। IUCN स्टेटस है इसका वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। एंड हैबिटेट की बात करें तो ये ड्राई एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एंड टॉल ग्रासलैंड्स में भी ये पाए जाते हैं, जहाँ बॉल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों के बीच में ये अपना शेल्टर बना लेते हैं। स्कैटर्ड शर्ब्स के पीछे ये रहने लगते हैं, ट्रीज के नीचे भी ये रहते हैं और ट्रीज पर चढ़ के भी ये रहते हैं। तो इस तरह से इनका अपीयरेंस होता है। इंडिया में 2 स्लॉथ बियर सेंचुरीज हैं। पहला है दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी जो कर्नाटका में है और दूसरा है जेसोर स्लॉथ बियर सेंचुरी जो गुजरात में लोकेटेड है। सो दिस वाज अबाउट स्लॉथ बियर। आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के इटावा में लोकेटेड नेशनल चंबल सेंचुरी में इंडियन ग्रे वुल्फ को स्पॉट किया गया है, जिसके बाद से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट की वजह है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। आप देख सकते हैं IUCN रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न बताया गया है, बट इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन लायन को मिलता है, जो कंजर्वेशन स्टेटस लायन का है, टाइगर का है, उस तरह का कंजर्वेशन स्टेटस इंडियन ग्रे वुल्फ को दिया गया है। तो इसका देखा जाना सच में एक्साइटमेंट की एक वजह बन सकती है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। IUCN स्टेटस में इसे लिस्ट कंसर्न क्यों कहा गया है? बिकॉज हो सकता है वर्ल्ड में इसकी संख्या बहुत अधिक रही हो, इसी कारण से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। इसके अलावा साउथ वेस्ट एशिया में भी ये पाया जाता है। दैट मीन्स साउथ वेस्ट एशिया से लेकर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये हर जगह पाया जाता है। इंडिया में टोटल नंबर है इसका 3000, जिसमें से बहुत सारे कैप्टिविटी में हैं, बहुत सारे कैद में भी हैं, क्योंकि बहुत लोग इसे पालते भी हैं। साइट्स में अगर देखा जाए तो इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो यहाँ पे इसकी जो कंजर्वेशन स्टेटस है, बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है इसे यहाँ। इस क्रिएचर का साइंटिफिक नेम है कैनिस लुपस पैलिपेस। दैट मीन्स ये डॉग फैमिली से बिलोंग करता है। ये ग्रे वुल्फ का सब स्पेसीज है। ग्रे वुल्फ पूरे दुनिया में पाया जाता है, उसमें से इंडियन ग्रे वुल्फ इसका एक सब स्पेसीज है, क्योंकि ये वार्मर कंडीशन में रहना पसंद करता है।
और वार्मर कंडीशन में रहने के कारण इसके पास वो लग्जरियंट विंटर कोट भी नहीं होता है। दैट मीन्स मोटे मोटे जो इसके फर होते हैं, बहुत ही थिक फर होते हैं, वैसा फर इसके पास नहीं होता है। बहुत ही रेयर फर होता है, बहुत ही थिन फर होता है। इसका कोट बहुत पतला होता है, बाल उतना अधिक नहीं होता है क्योंकि ये वार्मर कंडीशन पे रहता है। तो वार्मर कंडीशन में जितना अधिक बाल होगा उतना अधिक गर्मी लगेगा। तो एडेप्टेशन के कारण ऐसा होता है। आपने इन्वायरमेंट में ऐसा पढ़ा होगा। ट्रैवल्स इन स्मॉलर पैक्स, लेस वोकल होते हैं, ये नक्टर्नल होते हैं, रात में निकलते हैं और डस्क से लेकर डाउन तक हंट करते हैं, यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक इनका हंटिंग चलता रहता है। और इनका साइज इंटरमीडिएट होता है, मीडियम साइज के होते हैं। तिब्बतन वल्फ और अरेबियन वल्फ के बीच का साइज होता है इनका। एंड हैबिटेट की बात करें तो जहाँ स्क्रब, ग्रासलैंड या सेमी एरिड पास्टोरल एग्रो इकोसिस्टम्स होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। यानी कि पैस्टोरल, जहाँ चरने के लिए अधिक से अधिक जीव आएंगे वहाँ इनका हंटिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए ये वहीं रहना पसंद करते हैं स्क्रब ग्रासलैंड के पास। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने आपको भी तुरंत बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह पाया जाता है, इजराइल तक यानी कि साउथ वेस्ट एशिया तक ये पाया जाता है। थ्रेट्स क्या है, तो हैबिटेट लॉस इसका सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इनका प्रे ग्राउंड ही खत्म हो रहा है, इनका हंटिंग करने का ग्राउंड ही खत्म हो रहा है। तो डिप्लेशन ऑफ प्रे स्पेसीज etc, ये इसका कारण है इसके नंबर्स के डिक्रीज होने का। सो दैट वाज अ टॉपिक अबाउट इंडियन ग्रे वुल्फ। आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लियोपार्ड का पहला साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट किया है, जिससे यह पता चलता है कि इंडिया में टोटल 718 स्नो लियोपार्ड प्रेजेंट में रह रहे हैं। दैट्स वाई कुछ फैक्ट हम देखेंगे स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड। ये एक लार्ज लॉन्ग हेयर्ड एशियन कैट होता है। दैट मीन्स ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है, जस्ट लाइक लायन एंड टाइगर। इसे क्लासिफाई किया गया है पैंथेरा अंसिया या अंसिया अंसिया अंडर द फैमिली फेलिडे। जोग्राफिक रेंज की अगर बात करें तो ये बहुत ही हाई माउंटेन्स में रहना पसंद करता है। इवन 18,000 फीट के एलिवेशन पर भी ये रहना पसंद करता है, जहाँ ट्री लाइन ख़त्म हो जाता है, जहाँ यानी स्नो ही स्नो हो, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, वहीं ये रहना ज़्यादा पसंद करता है। वर्ल्ड के 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड मंगोलिया में ये देखा जाता है। इंडिया में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। दे आर सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन जब फीमेल स्नो लियोपार्ड अपने कब्स को रेज कर रही होती है तो उस समय इनका सोशल गैदरिंग होता है, तब ये मिलजुल कर बच्चे को बड़े करते हैं, बच्चा को ट्रेंड करते हैं, तो उसमें वो लोग सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। अदरवाइज ये सॉलिटरी बिहेवियर दिखाते हैं अपना। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल कहा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसे रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। सो दैट वाज सम फैक्ट्स अबाउट स्नो लियोपार्ड। आई होप यू लाइक्ड इट। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। जैसे इंडियन ग्रे वुल्फ मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से शेड्यूल में रखा गया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वुल्फ है, IUCN में लिस्ट कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन आ सकता है। हो सकता है आप शेड्यूल 2 कह दें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे शेड्यूल 1 में ही रखा गया है और स्नो लियोपार्ड को भी शेड्यूल 1 में रखा गया है। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली सदर्न वेस्टर्न घाट्स में साइंटिस्ट ने एक न्यू कंगारू लिजार्ड स्पीसीज को डिस्कवर किया है। सो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ देखेंगे। टू बी मोर प्रिसाइज, इसकी डिस्कवरी तमिलनाडु के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड कूलामावू प्लेस से हुई है। इस स्पेसीज की बात करें तो ये अपने आप में सेकेंड स्पेसीज है जो अगस्त्यगामा जेनस से बिलोंग करता है और तमिलनाडु में जिसकी डिस्कवरी हुई है। इससे पहले अगस्त्यगामा जेनस से ही बिलोंग करता हुआ एक और स्पेसीज ए बेडोमी या इंडियन कंगारू लिजार्ड की डिस्कवरी हुई थी, हाल ही की बात है, जिसे रिपोर्ट किया गया था शिवगिरी हिल्स तमिलनाडु से, और उस समय उसकी डिस्कवरी हुई और हाल ही में न्यू कंगारू लिजार्ड की डिस्कवरी हुई। अब बात करते हैं ये नोमेनक्लेचर की, ये जो नाम रखा गया है न्यू कंगारू लिजार्ड या फिर इंडियन कंगारू लिजार्ड, ये नामकरण यानी नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए एज प्रोग्राम के बारे में। इवोल्यूशनरीली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड ऑफ एक्सिस्टेंस, एज प्रोग्राम ये चलाया गया है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा, और इसी एज प्रोग्राम के अंडर इन स्पेसीज का नोमेनक्लेचर किया जाता है, नाम रखा जाता है। और ये जो न्यू स्पेसीज है न्यू कंगारू लिजार्ड, ये बिलोंग करता है अगस्त्यगामा जेनस से
और इसे नदर्न कंगारू लिजार्ड भी कहा जा सकता है क्योंकि उसी से ये बिलोंग करता है और ये आगामीडे फैमिली से बिलोंग करता है। फीचर्स की बात करें तो इसका जो टो होता है, फिफ्थ टो, बहुत ही छोटा होता है जिसके कारण ये ट्रीज पर क्लाइंब नहीं कर पाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये ज़मीन पर अधिक देखने को मिलते हैं और जहाँ पत्तों का बहुत ही घना ढेर लगा हुआ हो, पत्ता जहाँ बहुत अधिक है, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट में लिफ बहुत अधिक होते हैं, लिफ लिटर्स बहुत अधिक होता है, तो उन्हीं लिफ लिटर्स के बीच में ये छुप कर रहना पसंद करते हैं। जो भी इनके प्रेडेटर होते हैं उनसे बचने के लिए ये पत्तों के बीच में छुप जाते हैं। और ये फेमस इसलिए भी है पूरे वर्ल्ड में क्योंकि इसका जो स्नॉट वेंट लेंथ है वो 4.3 सेंटीमीटर मैक्सिमम तक हो पाता है। दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट कंगारू लिजार्ड। आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ द स्पेसीज इन न्यूज इज द लाफिंग गुल। लाफिंग गुल इस तरह का दिखने वाला एक क्यूट सा बर्ड होता है जो नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट पर, कैरिबियन आइलैंड्स में और नदर्न साउथ अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन रिसेंटली ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कर्नाटक के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड चित्तारी एस्चुरी में देखा गया है, जिसके कारण ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। बर्ड इज नॉन फॉर इट्स यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स। ये इस तरह का साउंड निकालता है जैसे कोई ह्यूमन जोर से ठहाका लगाकर हंस रहा हो। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लाफिंग गुल। इसका हैबिटेट की अगर बात करें तो ये एक कोस्टल स्पेसीज है, समुद्र किनारे रहना यह बहुत पसंद करता है और बहुत ही रेयरली या ओकेजनली ही इन्हें इनलैंड एरिया में या टेरेस्टेरियल एरिया में देखा जाता है। इसके अलावा डाइट की बात करें तो अपॉर्चुनिस्टिक कार्निवोर्स एंड स्कैवेंजर्स होते हैं। ये फिश खाते हैं, शेल फिश, क्रैब्स, मोलस्कस, इंसेक्ट्स, बर्ड एग्स, यंग बर्ड्स, ये सब ये खा लेते हैं। फीचर्स की बात करें तो इनके पास मीडियम साइज्ड गुल्स होता है, फेयरली लॉन्ग विंग्स होता है, लॉन्ग लेग्स और इनका स्टार्ट भी बहुत ही लॉन्ग होता है। तो 2 से 3 साल में ये एडल्ट प्लमेज में आते हैं। सो लाफिंग गुल, आई होप यू लाइक्ड इट। ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।